वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी यूनिट 4 का चैप्टर 1। तो देखो ये हमारी पोल साइंस का यूनिट 4 का चैप्टर 1 है। इससे पहले जो हमारी यूनिट 3 थी उसके हमने सारे चैप्टर्स क्लियर कर लिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का नाम है भारत में शक्ति संरचना जाति, यानी हम इस वाले चैप्टर में जाति के संदर्भ में शक्ति संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक भूमिका, यानी कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, देखो अधिनियम को एक्ट बोलते हैं, जो कोई कानून वगैरह होता है ना वो। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहले अनुसूचित जाति को डिप्रेस्ड क्लासेस के रूप में बांटा था, यानी कि 1935 एक्ट से पहले अनुसूचित जाति जो होती है, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, एससी कास्ट जो होती है, उनको डिप्रेस्ड क्लासेस के रूप में बांटा गया था। इस समूह को भारतीय समाज में सबसे गरीब, कमज़ोर और सबसे अधीनस्थ लोगों के समूह में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि ये जो ग्रुप है, एससी कास्ट का जो पूरा ग्रुप है, इसको भारतीय समाज में सबसे गरीब, कमज़ोर और सबसे अधीनस्थ यानी सबसे अधीन, यानी जो किसी के अधीन हो, जो किसी के नीचे काम करता हो, किसी के नीचे हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों के समूह में वर्गीकृत किया गया था, यानी कि इन लोगों को भारतीय समाज में सबसे गरीब, कमज़ोर और सबसे अधीन माना गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे भारत के 5 राज्यों में अनुसूचित जाति की आधी से भी ज़्यादा आबादी पाई जाती है। देखो यार, हमारे पूरे देश में जितनी आबादी पाई जाती है एससी कास्ट की, उससे आधी से भी ज़्यादा जो आबादी है ना, उनसे आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या, देखो अगर 100% पूरे देश में पाई जा रही है, तो ये समझ लो 50 to 70% जो आबादी है ना, यानी 50 to 70% जो पॉपुलेशन है, वो सिर्फ इन 5 राज्यों में पाई जाती है: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इस जाति के पिछड़ेपन और दयनीय स्थिति के लिए 2 कारण उत्तरदायी हैं। तो अब देखो यार, ये जो एससी कास्ट है ये इतनी पिछड़ी हुई क्यों है और इसकी इतनी दयनीय स्थिति क्यों थी? मतलब पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी इस जाति की। आज के टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए 2 कारण उत्तरदायी बताए गए हैं। वो पहला है जाति पर आधारित भेदभाव, यानी कि पहले टाइम में ना जाति पर आधारित, यानी कि तुम इस जाति के हो, तुम मतलब जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो उस हिसाब से एससी कास्ट को बहुत नीचे माना जाता था, इसलिए उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। दूसरा आ जाता आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार, यानी कि समाज था, उन्होंने शेड्यूल कास्ट को, यानी कि अनुसूचित जाति को अपने समाज से ही बहिष्कार किया हुआ था, और आर्थिक रूप से भी उनका बहिष्कार किया हुआ था कि उन्हें अच्छे काम नहीं करने देंगे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ना अच्छी हो जाए, और उन्हें समाज में ज़्यादा तरक्की नहीं करने देंगे। समाज से उनका बहिष्कार किया होता है, यानी कि उनको निकाला हुआ था। तो ये भी कारण था एक कि वो इतने पिछड़े हुए क्यों थे और उनकी दयनीय स्थिति क्यों थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जाति जनसंख्या का निर्धारण कई विचार के आधार पर किया गया। अब देखो यार, ये जो हमारा एक्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये जो एक्ट है देखो ये 1935 में बना था, इसलिए इसके साथ इसका ईयर भी लिखा हुआ है कि कब बना था। तो इसके अंदर जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या होती है उसका निर्धारण जो है कई विचार के आधार पर किया गया है, यानी कि इस अधिनियम के अंदर उनकी जनसंख्या का जो निर्धारण किया गया है कि उनकी जनसंख्या किस आधार पर उन्होंने पता लगाया कि उनकी कितनी जनसंख्या है, तो उसको कई विचारों के आधार पर पता लगाया। पहला था हिंदू सामाजिक संरचना में निम्न स्थान पर रहते हैं, यानी कि जो ये अनुसूचित जाति होती है ये हिंदू सामाजिक संरचना, यानी कि जो हिंदू समाज था उस टाइम पे, उसमें निम्न स्थान पर रहते हैं। ये निम्न स्थान यानी कि निचले स्थान पर रहते हैं। तो एससी कास्ट जो होती है वो निचले स्थान पर रहती है। दूसरा, सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को। तो सरकारी सेवाओं में जो है उस टाइम पे अनुसूचित जाति के जो लोग थे इतने ज़्यादा उनको, मतलब उनकी इतनी भर्ती नहीं ली जाती थी, इतने ज़्यादा पोस्ट पर, सरकारी सेवाओं पर एससी कास्ट नहीं थी। तीसरा कारण आता है पूरे समुदाय के बीच शिक्षा का विकास का अभाव है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ है लिखा हुआ है ना, वहाँ पे था आएगा, ठीक है ना। तो देखो पूरे समुदाय के बीच में उस टाइम पे क्या था, जो एससी कास्ट का, अनुसूचित जाति का जो समुदाय था, उन लोगों के बीच में शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव था, यानी वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रीज़न है वो है समाज द्वारा शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से बहिष्कृत और पीड़ित था। यानी कि ये जो अनुसूचित जाति थी, ये जो पूरा समुदाय था,
ये समाज के द्वारा शारीरिक रूप से यानी कि इनको फिजिकली भी इनका बहिष्कार किया हुआ था कि ये किसी के पास नहीं बैठ सकते, ऊंची जाति के लोगों के पास, ये उनके आसपास से निकल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से इनका शारीरिक रूप से भी बहिष्कार था और सामाजिक रूप से भी यानी समाज से भी इन्हें बाहर निकाला हुआ था। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे, ऐसे विचार थे जिनके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जाति जो थी इनकी जनसंख्या का निर्धारण किया गया था कि कितनी जनसंख्या है इनकी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जाति की शक्ति संरचना। अब हम देखेंगे जाति की शक्ति संरचना एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण से हम जाति की शक्ति संरचना देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाति का नामकरण, या कि जो जाति शब्द है ये नाम कहाँ से निकला। तो इसका नामकरण पुर्तगाली शब्द, एक पुर्तगाली शब्द था कोस्टा, इससे लिया गया जाति शब्द को। ये जो कोस्टा शब्द है इसका मतलब होता है नस्ल या फिर वंश। ठीक है। भारतीय समाज में जाति के नाम से जाना जाता है और जन्म से संबंधित है, यानी कि ये जो शब्द कोस्टा है हमारे भारतीय समाज में यानी हमारे भारत के समाज में इसे जाति के नाम से जाना जाता है और इसका मतलब हो जाता है जन्म से संबंधित। यानी कि जो हमारी जातियाँ होती हैं वो जन्म से संबंधित होती है कि आप किस कुल में, किस परिवार में, किस समुदाय में जन्म ले रहे हो तो आपकी जाति उस समुदाय की जो जाति होती है वो आपकी जाति हो जाती है। तो ये जन्म से संबंधित है। भारतीय पारंपरिक समाज के रूप में जाति एक बंद प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय पारंपरिक समाज यानी कि जो बहुत पुराने टाइम का समाज था, यानी कि ट्रेडिशनल आप बोलो तो, ठीक है ना, यानी बहुत पहले का जो समाज था उनके रूप में जाति जो थी वो एक बंद प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती थी। बंद प्रणाली यानी कि इसके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जो था एक ही व्यवसाय का विकल्प चुना जाता था। यानी कि अगर आपके परदादा, उनके भी परदादा कोई काम करते हैं, आप सोचो वो सुनार है, ठीक है ना, तो क्या होता था कि अब आप मतलब जो आप हो तो आप भी सुनार का ही काम करोगे, आप अपना व्यवसाय बदल नहीं सकते हो। ठीक है। तो ये क्या होगा, बंद प्रणाली जिसमें आपको अपना व्यवसाय बदलने की इजाज़त नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशन देखते हैं अब हम कुछ जाति की। तो देखो केटकर ने एक अपनी डेफिनेशन दी थी, इनके अनुसार जाति सामाजिक समूह है। तो इनके हिसाब से जाति जो है वो एक समाज के बहुत सारे लोगों का एक समूह है जिसकी दो विशेषताएं होती हैं और इनके हिसाब से जाति की दो विशेषताएं होती हैं। पहला, सदस्य उन लोगों तक ही सीमित है जिन्होंने उसी समूह में जन्म लिया है। देखो इन्होंने बोला जाति एक सामाजिक समूह है, यानी कि समाज का समूह है। जो लोग उस समाज में पैदा हुए हैं यानी कि उस समूह में जिन लोगों का जन्म हुआ है वही लोग इस समूह में यानी कि उस जाति में उन्हीं लोगों की सदस्यता है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, अगर आप ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए हैं तो आप ही ब्राह्मण हैं। ऐसा कोई नहीं कि दूसरा कोई आएगा कहेगा मैं ब्राह्मण बन गया, नहीं। उनके हिसाब से जो जिस कुल में जिस समूह में जन्म लिया है सिर्फ वही उस जाति का कहलाया जा सकता है। दूसरा आता है सदस्य पर एक सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। यानी कि इन्होंने देखो दो विशेषताएं बताई हैं जाति के, मतलब जो जाति जो एक सामाजिक समूह है इन्होंने उसकी दो विशेषताएं बताई। पहली कि जो उस कुल में जन्म लेगा सिर्फ वही उस जाति का कहलाएगा। दूसरी कि अगर मतलब जैसे कि देखो कोई उस समूह का सदस्य है यानी कि उस जाति का कोई सदस्य है तो वो अपने समूह से बाहर शादी नहीं कर सकता है। उस पर कंट्रोल लगाया गया है कि वो अपने समूह के अंदर ही शादी करेगा। SC के अंदर शादी करते हैं, पंडित से शादी करते हैं, जाट से शादी करते हैं। तो ऐसे क्या हो गया, जो मतलब जातियाँ हो वो अपनी जाति में शादी करती हैं, दूसरी जातियों में शादी नहीं करती हैं। अब आती है CH कोलई, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है। इनके अनुसार जब एक वर्ग पूरी तरह से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे एक जाति कहते हैं। वंशानुक्रम यानी कि देखो जैसे बेटा, बेटे से उसका मतलब यहाँ पे समझो दादा का बेटा है हमारे पापा का बेटे हम हमारे बेटे, ऐसे करके जो पूरा एक क्रम चलता है उसको बोलते हैं वंशानुक्रम। ठीक है ना। तो जब कोई एक वर्ग पूरी तरीके से इस वाली पद्धति पर आधारित होता है यानी कि वंशानुक्रम पूरा वर्ग चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जाति कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन दिया मजूमदार और मदन ने। इनके अनुसार जाति जो है एक बंद वर्ग है, जो भी मैंने आपको बताई थी बंद प्रणाली जो थी जिसके अंदर की मतलब विकल्प चुनने का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया बंद वर्ग है यानी कि कोई अपना वर्ग नहीं बदल सकता और मतलब जो काम बता दिया ना कि ये जो व्यवसाय आपके दादा परदादा ने चुना है वही व्यवसाय चुना जाएगा, सेम वही वाली बात है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिजले, ठीक है ना, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है। इनके अनुसार जाति परिवार या परिवारों के समूह का संकलन है। संकलन यानी कि कलेक्शन, ठीक है ना।
तो देखो इनके हिसाब से जाति जो है वो एक परिवार या फिर बहुत सारे परिवारों का जो ग्रुप होता है उनका एक कलेक्शन है जिनका एक सामान्य जन्म होता है, यानी कि वो परिवार जिन्होंने एक ही कुल में या एक ही वर्ग में जन्म लिया हो उनको जाति कहते हैं। तो ये डेफिनेशन दी थी रिजले ने। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है निचली जातियों के साथ भेदभाव। तो अब हम देखेंगे निचली जातियों के साथ क्या क्या मतलब कैसे कैसे भेदभाव किया गया था। तो देखो पांडुलिपि के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से ऊपर स्थान पर है, यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनसे ऊपर स्थान पर होता है। आप सबको पता होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस तरीके से ये कैटेगराइज किए हुए हैं। तो सबसे टॉप पे कौन आता है? ब्राह्मण। तो इन तीनों वर्गों के ऊपर आता है ब्राह्मण, तो यही इसमें बोला गया है। और अस्पृश्य लोग शूद्रों से भी नीचे स्थान पर खड़े हैं। अस्पृश्य यानी कि वो जिन्हें माना जाता है कि इन्हें छू लिया तो इंसान गंदे हो जाएंगे, इन्हें ये छूने लायक नहीं है, ठीक है ना, जो छुआछूत होती है ना वो। तो अस्पृश्य लोग वो लोग होते हैं जिन्हें छूने से लोग कतराते हैं, जिन्हें छूना मना था उस टाइम पे। तो वो जो लोग हैं वो शूद्रों से भी नीचे स्थान पर आते हैं। तो देखो शूद्रों और अस्पृश्यों के साथ निम्नलिखित रूपों से भेदभाव किया गया। पहला, सार्वजनिक सुविधाएं जो होती थी यानी सड़क, कुआं, अदालत, डाकघर, स्कूल, तो इन सब की पहुँच तक इन्हें दूर रखा जाता था, यानी इन्हें सड़क का इस्तेमाल ज़्यादा करने नहीं दिया जाता था। कुआं, अदालत, डाकघर, स्कूलों, इन्हें यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता था ताकि ये लोग यहाँ का इस्तेमाल कर ही ना पाए, इन सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल ना कर पाए। दूसरा, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था इन्हें, ताकि जो उच्च वर्ग होता था ये उनको अशुद्ध ना कर दे, यानी उनको गंदा ना कर दे। तीसरा, इन्हें वेदों की अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, यानी ये वेद की पढ़ाई नहीं कर सकते थे और शुद्ध व्यक्ति नहीं बन सकते थे। देखो क्या होता था, वेद पढ़ लिए तो यानी कि ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाएंगे और शुद्ध बन जाएंगे, तो इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और ये शुद्ध नहीं बन सकते थे। नेक्स्ट है सम्मानजनक और लाभदायक व्यवसाय, यानी कि कोई ऐसा काम बिजनेस नहीं कर सकते थे जिससे इनको सम्मान मिले और जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो, यानी कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो इन्हें उससे भी बाहर रखा गया। नेक्स्ट है अलग बर्तनों का उपयोग इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, यानी कि अगर इन्हें खाना खाना या कुछ भी तो इन्हें अलग बर्तनों का इस्तेमाल करना पड़ता था। देखो जैसे कि क्या, अगर यहाँ कहीं ब्राह्मण है और यहाँ कहीं अस्पृश्य या फिर शूद्र बैठे हैं तो ये उन्हीं बर्तनों में खाना नहीं खा सकते थे। अगर ये शादी वगैरह में भी गए हैं तो इनके लिए अलग बर्तन रखे जाते थे। उच्च जाति के लोगों के घरों के आसपास घूमने फिरने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि जो ऊंची जातियों के लोग थे उनके घरों के आसपास भी इन्हें घूमने फिरने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि देखो उस टाइम पे ये माना जाता था अगर इनकी छाया जो है वो उच्च जाति के लोगों पर पड़ गई, उच्च वर्ग के लोगों पर पड़ गई तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन्हें गाँव से बाहर रहना पड़ता था। वही वाला एग्जाम्पल, इनके घर उनके उच्च वर्ग के लोगों के आसपास इसीलिए नहीं होते थे ताकि इनकी छाया ना पड़ जाए और वो लोग अशुद्ध ना हो जाए, और इन्हें बहुत ज़्यादा गंदा माना जाता था, इसलिए इनके गांव जो थे वो मतलब इनके जो घर थे वो गांव से बाहर बना दिए गए थे। अब देखो अगर इन लोगों के यानी अस्पृश्य शूद्रों के यानी कि लड़की की शादी हो रही है, दुल्हन की शादी हो रही है, तो ये उसे घोड़े पर नहीं ले जा सकते थे, ना साइकिल का इस्तेमाल कर सकते थे, यहाँ तक कि वो छाता, सोने चांदी के गहने इनका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और पालकी पर भी सवारी करने का अधिकार नहीं था इन्हें, ये अपनी दुल्हन को पालकी पर भी नहीं ले जा सकते थे। नेक्स्ट आता है उच्च जातियों की उपस्थिति में बैठना मंजूर नहीं था, यानी कि जहाँ उच्च लोग बैठे, उच्च जाति के लोग बैठे हैं तो वहाँ इन्हें बैठने की मंजूरी नहीं थी, वहाँ इन्हें खड़े रहना पड़ता था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गैर दलित, यानी कि गैर दलित कौन है। देखो दलित जो होते हैं तो वही हो जाते हैं, यानी कि जो एससी कास्ट होती है उनको दलित बोलते हैं। अब गैर दलित यानी कि जो एससी कास्ट से अलग जितनी भी जातियाँ हैं वो गैर दलित हो जाती है। तो गैर दलित समुदाय के बारे में दो धारणाएं यानी कि दो विचार फेमस हैं। पहला ये कि गैर दलित वो होते हैं जो 2 बार पैदा हुए हैं, यानी कि जो 2 बार जन्म लेते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है ना। दूसरा, आर्य के अनुसार, आर्य ने बोला नस्लीय रूप से अलग होते हैं, यानी कि ये जो गैर दलित होते हैं ये नस्लीय रूप से अलग होते हैं और ऐतिहासिक रूप से बाहरी होते हैं। क्या बोला आर्य ने कि ये जो नस्ल होती है ना तो नस्लीय रूप से थोड़े अलग होते हैं, ऐतिहासिक रूप से बाहरी होते हैं। वहीं फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने शूद्रों, अस्पृश्यों और आदिवासियों को भारत का मूल निवासी माना। तो ये 2 धारणाएं जो हैं ये गैर दलित के बारे में फेमस हैं। अब बात करते हैं जाति पर अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे तो उनके क्या विचार थे जाति को लेकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को बहुत करीब से देखा। देखो वो खुद एक SC कास्ट में पैदा हुए थे तो उन्होंने वो भेदभाव सहा था, देखा था, उन्होंने उसे बहुत करीब से देखा, ठीक है।
इनके अनुसार ये समाज में विरासत में मिली असमानता पर आधारित है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार ये जो जाति व्यवस्था है ये समाज में विरासत में मिली एक असमानता पर आधारित है। ये जो जाति व्यवस्था है वो अनइक्वालिटी पर आधारित है उनके हिसाब से, यानी कि असमानता, यानी किसी के साथ समान व्यवहार ना करना। तो इस वाली प्रणाली के ऊपर जाति जो है वो आधारित है। यह निर्धारित श्रेणीबद्ध व्यवसाय पर स्थापित या आधारित है। इनका मानना है कि जो जाति होती है ये श्रेणीबद्ध व्यवसाय पर स्थापित है। श्रेणीबद्ध व्यवसाय यानी कि आपके पूर्वजों ने यही व्यवसाय किया, फिर आपने किया, फिर आपने किया, मतलब ऐसे, मतलब एक व्यवसाय जो करते चले आ रहे, व्यवसाय बदल नहीं रहे। तो इसलिए इस वाली मतलब इस व्यवसाय पर आधारित है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विरासत में मिली है, यानी कि ये जो व्यवसाय है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विरासत में मिला होता है। अम्बेडकर का कहना है कि हिंदू समाज व्यवस्था व्यक्ति के स्थान पर समाज की इकाई के रूप में वर्ग पर आधारित है। देखो, अम्बेडकर का कहना है कि जो हिंदू समाज व्यवस्था है ये इंसान को इतनी अहमियत नहीं देता है जितना वर्ग को इतना मतलब अहमियत देता है, यानी कि ये व्यक्ति की जगह पर समाज की इकाई के रूप में वर्ग को ज़्यादा अहमियत देता है, वर्ग पर आधारित है। ठीक है, यानी कि इंसान को इतनी अहमियत ना देकर उसके वर्ग को अहमियत देता है हिंदू समाज व्यवस्था, जहाँ व्यक्तिगत योग्यता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि एक इंसान के अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं, तो ये समाज की जो व्यवस्था थी ये उसमें उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो किस जन्म मतलब किस कुल में, जिस वर्ग में, किस जाति में जन्म ले रहा है वो ज़्यादा मैटर करता था। तो जहाँ व्यक्तिगत योजना के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और व्यक्तिगत न्याय पर भी कोई विचार नहीं है, यानी कि यहाँ पर लोगों का साथ न्याय करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था इस व्यवस्था के अंदर। देखो, जो उच्च जातीय के लोग थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे ना, तो इन लोगों के साथ तो पूरा अच्छा व्यवहार किया जाता था और इनके मतलब इन्हें अच्छे से न्याय मिले, इनके साथ हर तरीके से अच्छा काम होता था। बट जो छोटी जाति के लोग थे उनके न्याय पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था, उनके साथ कोई भी अन्याय कर देता था। ठीक है ना, तो मतलब ये सब बात कही गई है। अम्बेडकर समाज के वर्ण आधारित विभाजन की निंदा करते हैं। अम्बेडकर ने जो है समाज को जो वर्ण के आधार पर विभाजित किया गया था उसकी निंदा की है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण या फिर वर्ग बनाए गए थे तो अम्बेडकर ने इनकी निंदा की थी। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था समाज में, क्योंकि देखो उनके हिसाब से जो वर्ण व्यवस्था होती है समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारे को कायम करने में विफल रही है। यानी कि इस वर्ण व्यवस्था की वजह से ना तो समाज में इतनी स्वतंत्रता आ पाई, ना ही इक्वालिटी आ पाई, और भाईचारे को कायम करने में भी ये व्यवस्था नाकामयाब रही है। उन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था को समानतावादी स्वभाव के बिल्कुल विपरीत माना है। यानी कि अम्बेडकर ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था जो थी, यानी कि उस टाइम पे जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको समानतावादी स्वभाव, यानी कि हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब समानतावादी, एक समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसके बिल्कुल विपरीत माना है उन्होंने हिंदू समाज व्यवस्था को, क्योंकि हिंदू सामाजिक व्यवस्था जो थी वो समानता को विकसित करने की अनुमति ही नहीं देती थी, क्योंकि उस व्यवस्था ने बोला हुआ था कि उच्च जातियों के साथ अच्छा व्यवहार करो, निचली जातियों के साथ बुरा व्यवहार करो। तो इसीलिए वो समानता को तो विकसित करने की अनुमति ही नहीं देती थी। इस व्यवस्था में काम करने की स्वतंत्रता का अभाव था, यानी कि कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाता था। जो काम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा था उन्हें वही काम करना पड़ता था। उनका मानना था कि हिंदू उस कानून में विश्वास करते हैं। तो देखो, अम्बेडकर जी का मानना था कि हिंदू जो है वो उस कानून में विश्वास करते हैं जिसके द्वारा वो लोगों पर शासन कर सके, यानी कि लोगों को शासित किया जा सकता है। उनका मानना था कि हिंदू जो है उस कानून को फॉलो करते हैं जिसके द्वारा वो लोगों के ऊपर अपना राज कर सकें। ठीक है, अम्बेडकर का मानना है कि जाति व्यवस्था रोजगार के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं देती है, कि वो जो उस टाइम पे जाति व्यवस्था थी वो रोजगार के पुनर्मूल्यांकन, यानी कि देखो मूल्यांकन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना फिर, ठीक है, और पुनर्मूल्यांकन यानी कि रीवैल्यूएशन, यानी कि किसी चीज़ की दोबारा से जांच पड़ताल करना। यहाँ पर ये जो पुनर्मूल्यांकन बोला गया है ये इसलिए बोला गया है कि अगर कोई रोजगार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, अगर वो उसे बदलना चाहे तो उसे उस चीज़ की अनुमति नहीं थी। तो जो जाति व्यवस्था थी वो रोजगार के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं देती थी, और इसीलिए जाति व्यवस्था को देश में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी वजह माना जाता है। ये एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी वजह बन गई थी उस टाइम पे समाज में।
अंबेडकर जो है वो समाजवादियों की बुद्धिमत्ता पर भी सवाल उठाते हैं। बुद्धिमत्ता यानी कि उनकी बुद्धि पर, ठीक है ना, उनके दिमाग पर सवाल उठाते हैं कि मतलब इनकी सोच कैसी है। उनका मानना है कि धर्म, सामाजिक स्थिति और संपत्ति सभी शक्ति के स्रोत हैं। अंबेडकर का मानना है कि धर्म, सामाजिक स्थिति यानी समाज में आपकी कैसी स्थिति है, पैसा वगैरह, संपत्ति पैसा वगैरह आ जाता है, तो ये आपके पास मतलब आप किस धर्म में जन्मे हो, आपके समाज में स्थिति कैसी है, आपके पास कितना पैसा है, ये एक शक्ति का स्रोत है, यानी कि इससे आपको पावर मिलती है। और सामाजिक व्यवसाय में सुधार लाए बिना, और उनका मानना था कि अगर सामाजिक व्यवसाय में सुधार नहीं लाया जाएगा तो कोई भी आर्थिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। यानी कि अगर व्यवसाय में, बिजनेसेस में सुधार नहीं किया जाएगा तो आर्थिक स्थिति तो अच्छी हो ही नहीं सकती है। तो अंबेडकर का ये कहना था। अंबेडकर अपनी पुस्तक, इन्होंने एक किताब लिखी थी जाति के उन्मूलन, जो कि 1936 में लिखी थी। इसमें इन्होंने अपने एक मत को व्यक्त किया, यानी कि इन्होंने एक बात करी है कि जाति एक धारणा है। धारणा यानी कि कोई विश्वास या फिर विचार। तो इन्होंने बोला जाति एक धारणा है और ये मन की एक अवस्था है। तो अंबेडकर जी ने जाति को इस तरीके से डिफाइन किया अपनी उस पुस्तक में। नेक्स्ट है, जाति प्रथा का विनाश करने के लिए जाति की पवित्रता और दिव्यता पर आक्रमण करना जरूरी है। देखो यार, यहाँ पे अंबेडकर जी का मानना था कि अगर जाति प्रथा को खत्म करना है, इसको विनाश करना है, तो जाति की जो पवित्रता थी, यानी कि उस टाइम पे जो जाति को लोग इतना पवित्र मानते थे और जाति को एक अलग ही लेवल पे रखा हुआ था, तो उस पर आक्रमण करना बहुत ज़रूरी था। अगर जाति पर आक्रमण नहीं किया जाएगा तो जाति प्रथा जो थी वो ख़त्म नहीं हो सकती थी, उनका मानना था। इसलिए उन्होंने संवैधानिक तरीके से, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से राजनीतिक कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बोला कि संवैधानिक तरीके से, यानी संविधान के अंदर राजनीतिक कानून बनाए जाने चाहिए ताकि जाति प्रथा को खत्म किया जा सके, समाप्त किया जा सके, और निचले स्तर के लोगों को अधिकार संपन्न, यानी कि उन्हें अधिकार दिया जा सके और उन्हें मजबूत बनाया जा सके। तो ये बात उन्होंने बोली थी। नेक्स्ट अब हम जो टॉपिक देखने वाले वो है दलित सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण, यानी कि दलितों का एम्पावरमेंट, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको पावर देने के लिए कुछ संवैधानिक दृष्टिकोणों की अब हम बात देखने वाले हैं। तो अनुसूचित जातियों के उत्थान यानी कि सुधार के प्रति सरकार का दृष्टिकोण मुख्य रूप से दो विचारों पर आधारित था। यानी कि जो एससी कास्ट थी, इसके सुधार के लिए सरकार दो तरीके के विचारों पर ज़्यादा ध्यान देती थी, मतलब दो तरीके के विचार पर इनके दृष्टिकोण आधारित थे। पहला, पिछड़ी जातियों की वंचितता को दूर करना, यानी जो जातियों को वंचित रखा जाता था, मंदिर में नहीं जाने देंगे, स्कूल में नहीं जाने देंगे, इन्हें इन जगह से वंचित रखा जाता था। तो पहला था कि इनको वंचितता से दूर करना और उन्हें दूसरी जातियों के बराबर लाना। दूसरा जो उनका विचार था वो था उन्हें समाज में बहिष्कार और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि समाज में कोई उनका बहिष्कार ना कर सके और कोई उनका भेदभाव, मतलब उनके साथ भेदभाव ना कर सके, तो उन्हें इनके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि देखो, उन्हें दूसरी जातियों के बराबर करना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारी संस्थानों ने दो तरफा रणनीति बनाने की आवश्यकता की। मतलब कि उन्हें इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दो तरफा रणनीति बनाने की ज़रूरत है। तो अब वो रणनीति कौन सी हो सकती? पहला, भेदभाव विरोधी रणनीति, यानी कि ऐसी तकनीक, ऐसी स्ट्रैटेजी, रणनीति यानी कि स्ट्रैटेजी, ऐसी तकनीक अपनाना, ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाना जो भेदभाव विरोधी, यानी कि जिससे कोई भी किसी के साथ भेदभाव ना कर सके। दूसरा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के माध्यम से विकास, यानी कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, यानी कि उनको राजनीति में घुसा देना या फिर अच्छी अच्छी पोस्ट पर उन्हें बिठा देना, एससी कास्ट के लोगों को, ठीक है, ताकि उनका विकास हो सके और उनको सशक्तिकरण करने की एक नीति थी, यानी कि उनका विकास हो सके और उनका सशक्तिकरण हो सके। तो ये एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई। ये दूसरी थी भेदभाव विरोधी रणनीति। तो अगर सरकार को इन उद्देश्यों को प्राप्त करना था तो ये दो रणनीति जो थी इन्हें बनाने की ज़रूरत है। इनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि देखो, अब हमने बता तो दिया कि इनका मतलब सशक्तिकरण करने के लिए, इनका विकास करने के लिए इनको पोस्ट पे बिठा दो अच्छी, इनको निर्णय लेने की प्रक्रिया में बिठा दो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था इनका विकास, यानी कि शैक्षिक विकास, यानी कि इनको एजुकेशन डेवलपमेंट, यानी कि इनको अच्छी खासी शिक्षा प्राप्त हो। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारी बातों पर जोर दिया। पहला, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सुनिश्चित किया, यानी कि जो पढ़ाई वाली जगह होती है, इंस्टीट्यूट होते हैं, स्कूल हो गए, ठीक है ना, कॉलेज वगैरह,
तो यहाँ पर एससी कास्ट के लिए एक रिजर्वेशन बना दिया कि इतनी सीट एससी कास्ट के लिए होगी। दूसरा, छात्र और छात्राओं के लिए विशेष छात्रावास यानी कि हॉस्टल प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ने कोशिश की कि जितने भी बच्चे या फिर लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं उनको हॉस्टल प्रोवाइड किए जाए रहने के लिए। तीसरा था, कोचिंग की सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट है, गुणात्मक रूप से बेहतर शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की गई। गुणात्मक रूप से यानी कि क्वालिटी वाइज जो है बहुत अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की गई उन लोगों को। पांचवा, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि किसी स्टेट के लेवल पर या फिर किसी छोटी जगह के लेवल पर, राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप या फिर फेलोशिप प्रदान की गई उन लोगों को, ताकि वो लोग मोटिवेट और पढ़ाई पर ध्यान दें। लास्ट था, विशेष रूप से महिला शिक्षा को सुनिश्चित करना यानी कि महिलाओं को पढ़ने का मौका दिया जाए। ठीक है ना, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और उन्हें पढ़ने के लिए समान अवसर प्राप्त किए गए यानी कि ताकि उनको भी बराबर मौके मिल सके पढ़ाई करने के। अनुसूचित जातियों से संबंधित विभिन्न प्रावधान। अच्छा देखो, ये जो मैंने आपको बताया कि सरकार ने किन किन बातों पर जोर दिया ताकि उन लोगों की पढ़ाई का लेवल अच्छा हो सके, ताकि उनकी भागीदारी बढ़ सके निर्णय लेने की प्रक्रिया में। अब हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जातियों से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे वो भाग 3, भाग 4, भाग 6, 14, 16 एवं 19 में अंतर्निहित है। यानी कि इन पार्ट्स में, संविधान के इन हिस्सों में अनुसूचित जाति से रिलेटेड सारे प्रावधान पाए जाते हैं। अब देखो, भारत का संविधान गारंटी देता है। एक एक करके हम सारे अनुच्छेद देखेंगे कि भारत का संविधान किस चीज़ की गारंटी देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 है, तो इसमें बोला गया है कानून के सामने समानता, यानी कि भारत का संविधान गारंटी देता है कि एससी कास्ट या फिर जितनी भी सभी जातियां हैं सबको कानून के सामने बिल्कुल समान माना जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 15(2). देखो, हर एक मतलब आर्टिकल्स जो होते हैं कि जो अनुच्छेद होते हैं, अगर आपको इसके आगे 1 या 2 या फिर 3, 4 लिखा मिल जाता है तो इसका मतलब होता है इसको इतने हिस्सों में बांटा गया है। तो इसके 1, 2 यानी कि ये दूसरा हिस्सा है, 15 का दूसरा खंड। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी सार्वजनिक जगह पर जाने से और उसका उपयोग करने से नहीं रोका जाएगा। तो इस अनुच्छेद में बोला जितनी भी पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पर जाने से और उनका उपयोग करने से किसी को भी नहीं रोका जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15(4). तो इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से यानी कि सामाजिक रूप से और जो पढ़ाई के रूप में जिनकी एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के सुधार के लिए कोई उपाय किया जा सकता है। यानी कि जिन्हें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग है, जिन्हें समाज से बाहर निकाल दिया या फिर जो एजुकेशन लेवल पे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो उनके सुधार के लिए उपाय किए जाएंगे इस अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 16(4). इसमें राज्य को यह अधिकार दिया जाता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नीतियां या फिर पदों में आरक्षण कर सकें। यानी कि जितनी सीट्स होती हैं उनके अंदर एससी कास्ट के लोगों के लिए रिजर्वेशन किया जा सके सीट का। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 17। इसमें छुआछूत को पूरी तरीके से खत्म करता है ये अनुच्छेद। इसमें कहा गया है कि छुआछूत जो है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। अगर कोई छुआछूत करता है मतलब ये पता चल जाता है कि ऐसा छुआछूत जैसा कोई केस आया तो उसको भारी दंड या फिर सजा, जुर्माना भुगतना पड़ेगा। अनुच्छेद 46। इसमें समाज में कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। यानी कि जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उनकी पढ़ाई पर और उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उन्हें सभी सामाजिक अन्याय मतलब अगर उनके प्रति कोई अन्याय कर रहा हो उनका या फिर उनका शोषण किया जा रहा हो तो उन्हें उनसे बचाना शामिल है इस अनुच्छेद में, कि ताकि उनका कोई उनके साथ अन्याय ना कर सके और उनका कोई शोषण ना कर सके। अनुच्छेद 330। अनुसूचित जाति के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण। यानी कि जो एससी कास्ट होती है इनके लिए जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब में सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 335। इसमें बोला गया सेवाओं में सीटों का आरक्षण। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस है तो उसमें भी एससी कास्ट के लिए या फिर पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है इस अनुच्छेद के द्वारा। अनुच्छेद 340। इसमें राज्य को पिछड़े वर्गों की लोगों की दशा सुधारने के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। यानी कि ये अनुच्छेद कहता है जो भी आपके राज्य में पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी दशा को सुधारने के लिए
राज्य किसी भी आयोग का निर्माण कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, और वो जो आयोग है वो इन लोगों की दशा सुधारने के लिए काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 341(2). तो इसमें जातियों को SC यानी कि अनुसूचित जाति के रूप में समझा जाना शुरू करें। देखो, इससे पहले इनको जो ये अनुसूचित जातियाँ थी, SC कास्ट थी, इनको SC नहीं माना जाता था। इससे पहले इनको दूसरे नाम से जाना जाता था, मतलब इनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। बट अब सरकार ने एक अलग जाति बना दी, SC जाति बना दी, और अब इनको बोल दिया है कि इनको अनुसूचित जाति के रूप में समझा जाना शुरू करें, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं इन सबको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत के विकास में जाति, आधुनिकता और लोकतांत्रिक राजनीति, यानी कि अब इनका क्या क्या योगदान रहा है। एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य यानी कि राजनीतिक के दृष्टि से। तो देखो, मार्क गैलेंटर ने बोला अपनी किताब प्रतिस्पर्धात्मक समानताओं, भारत में कानून और पिछड़ा वर्ग, ये इनकी किताब का नाम है, जो उन्होंने 1984 में लिखी। तो इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि स्वतंत्र भारत के जो नेता थे, इन्होंने ना केवल जाति व्यवस्था के अपंग प्रभाव, यानी कि इन नेताओं ने जाति व्यवस्था को जो प्रभाव था ना कि ये जाति ऊंची है, ये जाति नीची है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उस टाइम पे स्वतंत्र भारत के नेताओं ने इनको अपनाया, इनको मान्यता दी कि हाँ, ये जाति व्यवस्था सही है। बल्कि यहाँ तक कि इन लोगों ने सदियों तक जो भारतीय जनता है, इनके अधीनस्थ वर्ग यानी कि जो नीचे के वर्ग होते हैं, निचले वर्ग होते हैं, इन पर जाति व्यवस्था के प्रभाव को पहचाना भी, मतलब इन्होंने सही ठहराया उनको कि ये बिल्कुल सही है जाति व्यवस्था। अब बात करते हैं GS घुरिये की। इन्होंने अपनी रचना, इनकी भी एक बुक थी जाति प्रथा के लक्षण, जो इन्होंने 1991 में लिखी थी। इन्होंने उसमें हिंदू जाति प्रणाली की 6 विशेषताएं बताई, यानी कि उस टाइम पे जो हिंदू जाति प्रणाली थी उसकी 6 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। पहला, विवाह पर प्रतिबंध, यानी कि एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी नहीं हो सकती। दूसरा, व्यवसाय के विकल्प का अभाव, यानी कि जो व्यवसाय आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है वही अपनाना होगा, दूसरे में नहीं जा सकते। तीसरा, समाज का खंड विभाजन, यानी कि समाज को डिवाइड किया हुआ था कि ये ब्राह्मण समाज हो गया, ये समाज हो गया, ऐसे डिवाइड किया हुआ था उस टाइम पे। नेक्स्ट है खान पान और सामाजिक आदान प्रदान पर प्रतिबंध, यानी कि जिस समाज के अंदर या जिस जाति के अंदर जिस तरीके का खाना खाया जाता है वो वही खाएंगे। जैसे देखो, आज के टाइम पे तो हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। जो मुस्लिम धर्म में खाया जाता है वो हिंदू धर्म में भी खाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म के लोगों का खाना खाते हैं। तो उस टाइम पे खान पान का जो आदान प्रदान था उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। नेक्स्ट आता है धार्मिक अपात्रता यानी कि अयोग्यता। तो अगर कोई धार्मिक रूप से अयोग्य है, यानी कि उसका धर्म, यानी कि हिंदू मुस्लिम वाली धर्म वाली बात आ जाती है, और विभिन्न वर्गों के विशेष अधिकार थे, यानी कि जो अलग अलग वर्ग बनाए हुए थे उस टाइम पे उनको अधिकार दिए हुए थे कुछ वर्गों को, कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको ये कुछ अधिकार दे दिए गए हैं, अच्छे आप ये कर सकते हो, और जो निचली जाति के लोग थे उनको कोई ऐसे अधिकार नहीं दिए गए थे, उनका दमन किया जाता था। नेक्स्ट आ जाता है पदानुक्रम। तो उस टाइम पे समाज में क्या था, पदानुक्रम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे हिंदू जाति प्रणाली में, यानी कि हायरार्की, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हैं कि आप इस जाति में पैदा हुए हैं तो आप इसी जाति के रहोगे, आपका बच्चा किस जाति में पैदा हुआ वो उसमें रहेगा। तो जो पदानुक्रम था उसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था। तो ये 6 विशेषताएं बताएंगे GS घुरिये ने। तो इस तरह इन्होंने जाति को जो है वो एकात्मक प्रणाली बताया। क्या बताया इन्होंने? जाति को एक एकात्मक प्रणाली। अब बात करते हैं एल ड्यूमेन। इन्होंने अपनी रचना, इनकी भी एक बुक थी कैसे पदानुक्रम, जाति व्यवस्था और उसके प्रभाव, ये इनकी बुक थी जो उन्होंने 1988 में लिखी थी। इसमें हिंदू समाज में प्रतिष्ठा और शक्ति का वर्णन किया गया है कि हिंदू समाज में पावर और जो प्रतिष्ठा होती है यानी कि इज्जत वगैरह होती है उसको डिफाइन किया हुआ था कि उस टाइम पे कैसा था। MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के बारे में बताया है। तो इन्होंने किसके बारे में बताया? संस्कृतिकरण। इनका मानना है कि संस्कृतिकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जातियाँ या फिर दूसरी जातियाँ यानी कि जो निचली हिंदू जातियाँ हैं या फिर इनके अलावा दूसरी जातियाँ जो होती हैं वो लोग अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा जो है और उनकी जीवन पद्धति दूसरी जाति या फिर उच्च जाति के लोगों से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाती है। तो संस्कृतिकरण की क्या प्रक्रिया है? कोई निचली जाति का आदमी है, इसने उच्च जाति के लोग को देख लिया, इसने देखा ये तो ये कर रहे हैं, ये ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे पूजा पाठ कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, इनकी विचारधारा ऐसी है, ये अपना जीवन ऐसे जी रहे हैं, तो ये इससे प्रभावित हो गया। ठीक है ना, ये निचली जाति का आदमी इस उच्च जाति के आदमी से प्रभावित हो गया। तो इसने क्या करा? अपनी जीवन पद्धति बदल ली। इसने उच्च वर्ग के आदमी को देखकर बिल्कुल सेम वही करना शुरू कर दिया। तो इस प्रणाली को क्या बोला है?
संस्कृतिकरण, जब कोई हिंदू निम्न जाति या फिर दूसरी जाति का आदमी उच्च जाति के लोगों से प्रभावित होकर अपनी विचारधारा या फिर अपने जीवन पद्धति में बदलाव ले आए तो उसको बोलते हैं संस्कृतिकरण। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी रचना, इनकी भी एक बुक थी आधुनिक भारत में जाति और अन्य निबंध, जो इन्होंने 1962 में लिखी थी। इसमें इन्होंने आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसके परिणाम बताए, उनका असर, और भारत में प्रतिनिधित्व राजनीति के बारे में भी इन्होंने बताया अपनी इस किताब में। आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में उन्होंने बताया, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो डाक सेवा, समाचार पत्र, पुस्तक, टेलीग्राफ, रेलवे, बसों की शुरुआत के माध्यम से क्या होता है, यानी कि ये सारी सर्विसेज जो थी उस टाइम पे शुरू हुई, जिनके द्वारा विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले जाति के जो लोग थे वो अलग अलग क्षेत्र में रहने वाली जाति के लोगों के साथ अपनी समस्याएं साझा कर सकते थे। यानी कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो उन लोगों ने इन सर्विसेज का फ़ायदा उठा के अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों के साथ अपनी समस्याएं बांटी और अपने हितों की चर्चा करने में उन्हें सहायता मिली, यानी कि उन्हें मदद मिली। उनका मानना है कि यानी जो श्रीनिवास है उनका मानना है पश्चिमी शिक्षा ने, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन आई थी हमारे इंडिया में, उसने स्वतंत्रता और समानता जैसे नए राजनीतिक मूल्यों को जन्म दिया। यानी कि पश्चिमी शिक्षा ने इंडिपेंडेंस और इक्वालिटी जैसे मुद्दों को जन्म दिया। अब हम बात करने वाले जाति संघ, ये एक और टॉपिक है, छोटा सा आपका एक सब टॉपिक है ये। तो जाति संघ, तो लॉयड रुडोल्फ और सुसेन रुडोल्फ ये लोकतांत्रिक भारत में जाति संघों की घटना का अध्ययन करते थे। यानी कि ये जो दोनों थे ये जाति संघ की जो घटनाएं थी इनकी पढ़ाई करते थे, इनके बारे में जानकारी जुटाते थे। जाति संघ एक दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। जाति संघ है क्या, तो ये एक दबाव समूह के रूप में काम करते हैं और जातीय समुदायों की अर्ध सामाजिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जाति के जो समुदाय होते हैं उनकी सामाजिक गतिशीलता, यानी समाज में कितने गतिशील हैं, वो कितना अपना योगदान दे रहे हैं, तो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये जाति संघ। रजनी कोठारी ने भारतीय राजनीति में जाति, इनके पुस्तक थी यानी किताब थी 1970 में इन्होंने लिखी थी। तो इसमें इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक राजनीति जो है, यानी कि जो हमारे देश में चल रही है आज के टाइम पे लोकतांत्रिक राजनीति, ये जाति को पुनर्जीवित करने में और उसको दोबारा स्थापित करने में मदद कर रही है। इनका मानना था कि जो ये राजनीति है ये जाति जैसे मुद्दों को दोबारा से जीवित कर रही है और उनको स्थापित करने में मदद कर रही है। इनकी जो जाति वाला भेदभाव चलता है ना, जातिगत भेदभाव, उसकी मतलब लोकतांत्रिक राजनीति जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। इन शॉर्ट ये कहना चाहते थे। इनका मानना है कि भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को जाति भंग कर सकती है। तो इनका मानना ये था कि जाति जो है वो लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को खराब कर सकती है, खत्म कर सकती है। अगर जाति व्यवस्था जो है फिर से आ गई तो लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी और धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा हमारा देश। इनका कहना है कि समय के साथ साथ इन संघों ने राजनीतिक समूह का रूप धारण कर लिया। तो देखो रजनी कोठारी का मानना है कि ये जो जाति संघ थे इन्होंने समय के साथ साथ एक राजनीतिक समूह का रूप धारण कर लिया, ये एक राजनीतिक समूह बन गए। घनश्याम शाह का मानना है लंबे समय से जाति संघों ने प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति यानी कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, यानी कि अपने दूसरे पक्ष के विपक्ष के साथ कंपटीशन रखना, ठीक है ना, तो ऐसी राजनीति और सहभागिता को बढ़ावा दिया है। यानी कि जो जाति संघ है इन्होंने कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स और सहभागिता को बढ़ावा दिया और प्रोत्साहन दिया है। नेक्स्ट आ जाता है आर्नोल्ड। इनका मानना है, इन्होंने अपना एक तर्क दिया है कि जातीय संघों ने उन क्षेत्रों में लोकतांत्रिक राजनीति की संस्कृति का प्रसार किया है। यानी कि जो लोकतांत्रिक राजनीति है इन्होंने उसको ऐसी जगह पे भी प्रसार किया है जहाँ पर लोग आज भी परंपरा के हिसाब से चलते हैं। वो लोग राजनीति को कुछ नहीं मानते, उनके लिए सब कुछ उनकी परंपरा है। तो जाति संघों ने ऐसी जगह पर भी लोकतांत्रिक राजनीति का प्रसार किया है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा टॉपिक था फ्रेंड्स, ये वाला हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जो भी कमेंट छोड़ेंगे मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।